हेलो फ्रेंड्स, तो हम AA नोट्स पढ़ रहे थे। सेल फिजियोलॉजी हमने स्टार्ट कर ली थी, तो अभी हम लोग सेल फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट के कई टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन। अब सिंपल डिफ्यूजन में ये होता है कि कैरियर रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर रिक्वायर होता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, यही बात याद रखें। और दूसरी बात जो डिफरेंस है फिर एक्टिव और फैसिलिटेटेड में क्या डिफरेंस है, इनमें हमारे पास डिफरेंस ये है कि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। ये फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है, और जिसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का ये मतलब होता है कि एक चीज़ अगर हायर से लोअर की तरफ जाता है तो हम कहते हैं वो चीज़ टूवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किया है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में चीज़ें मूव करती हैं फ्रॉम हायर टू लोअर, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। डिफ्यूजन में भी इसी तरह होता है, लेकिन डिफ्यूजन में कैरियर रिक्वायर नहीं होता, यहाँ पर कैरियर रिक्वायर है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अपोजिट होता है, अगेंस्ट क्या होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या अगेंस्ट केमिकल ग्रेडियंट, या फिर कहेंगे फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। तो उस वक्त क्या है फिर एनर्जी रिक्वायर होता है, ठीक है। तो उसके लिए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यूटिलाइज होता है। अब इसके एग्जांपल हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है, एक्सोसाइटोसिस है, एंडोसाइटोसिस है। और इसके फिर दो टाइप्स हैं, प्राइमरी है और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से, यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह है कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दोनों मैं अभी आपको यहाँ से समझाऊंगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने सोडियम पोटाशियम पंप लिखा हुआ है। अब ये मैंने एक सेल बनाया हुआ है, उस सेल के मेम्ब्रेन में यहाँ पर मैंने एक पंप बनाया हुआ है। पंप का मतलब वो चैनल या वो ट्रांसपोर्टर जो कि एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहा है। पंप का मतलब एनर्जी यूटिलाइज़ करने वाला। तो सोडियम पोटाशियम पंप है ये। अब ये पंप क्या करता है, ये देखें, इसके तीन समझे क्या हैं, हाथ हैं। ये मैंने हाथ वैसे लिखे हुए हैं, तीन समझे हाथ हैं, ठीक है, इनसाइड, और दो हाथ बाहर की तरफ। तो ये क्या करेगा, अब बाहर हमें पता है बाहर क्या ज़्यादा होता है, सोडियम ज़्यादा होता है हायर कंसनट्रेशन में, और अंदर क्या पोटाशियम ज़्यादा कंसनट्रेशन में होता है। और तो सोडियम अंदर कम है, सोडियम अंदर कम है, उसके बावजूद ये लोअर से हायर की तरफ जा रहा है। तो मतलब क्या है, इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, एक्टिव में क्या होता है लोअर से हायर की तरफ जाना। तो ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। ये ट्रांसपोर्टर जब रोटेट करेगा तो ये देखें, ये हो जाएगा कि ये तीन सोडियम जो थे ये क्या हो गए, बाहर आ गए, और जो दो पोटाशियम थे वो बाहर से अंदर चले गए। और इस दौरान यहाँ पर इसका ये चौथा हमारे पास छोटा सा इस तरह का पॉकेट होता है, जिसको कहते हैं एटीपेज। वो एटीपेज क्या करेगा, एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा। एटीपी को जब ब्रेक डाउन करेगा तो क्या बनेगा, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट, और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। और वो एनर्जी, वही एनर्जी क्या करेगा, इस ट्रांसपोर्टर को रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा तो सोडियम बाहर आ जाएंगे और पोटाशियम अंदर चले जाएंगे। तो ये होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ या अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। और इसके एग्जांपल हैं सोडियम पोटाशियम पंप। अब ये क्या है, देखें, यहाँ पर मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसको हम लोग अप हिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। जैसे आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर होता है ना, लेकिन पहाड़ से नीचे उतरने के लिए डाउन हिल क्या एनर्जी रिक्वायर नहीं होता ना। तो अप हिल ट्रांसपोर्ट है ये। और एनर्जी इज यूटिलाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट फिर क्या होता है, उसमें डायरेक्टली एनर्जी यूटिलाइज नहीं होता। यही प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस जब होता है तो फिर क्या है, आप देखें, फॉर एग्जांपल यही सेल है, इसमें जब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस हो रहा है तो उसकी वजह से क्या है, सोडियम क्या है, अंदर वाले सोडियम सारे कहाँ पे आ रहे हैं, बाहर आके जमा हो रहे हैं। अब अंदर वाले सोडियम जब सारे बाहर आ गए तो बाहर सोडियम पहले से भी ज़्यादा था, अब और ज़्यादा हो जाएगा, और अंदर सोडियम बहुत कम हो जाएगा। तो अब अगर हमने अंदर क्या, इस सेल के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला सेल क्या है, ये रीनल ट्यूब्यूल का सेल है। तो फिर क्या होगा, सोडियम और ग्लूकोज, सोडियम क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर एक और ट्रांसपोर्टर मौजूद है। वो ट्रांसपोर्टर उसके इस तरह से दो वो हैं, ठीक है, एक ये है एक ये है, ये दोनों, ये एक ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सोडियम, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज बाहर ज़्यादा है, ग्लूकोज अंदर जाना चाहता है, और सोडियम भी बाहर ज़्यादा है।
अब सोडियम क्या है, ग्लूकोज को कैसे, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ज़्यादा भी ना हो लेकिन सोडियम यहाँ पर ज़्यादा है, तो सोडियम जब यहाँ से अंदर जाना चाह रहा होगा, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टर है ये सोडियम और ग्लूकोज के लिए ना, तो ग्लूकोज को भी अपने साथ ये दूसरे चैनल से इसी तरह पास करवाएगा। तो इसको फिर हम नाम देंगे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। एक सीमित में अगर दो चीज़ें मूव करें तो उसको कहते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्या है, एक टाइप है। अब यहाँ पर देखें एटीपी यूटिलाइज नहीं हुआ, लेकिन क्या है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से जो कंसंट्रेशन प्रोड्यूस हुआ था आयंस की, जैसे सोडियम आयंस की बाहर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई थी, तो वो जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्या हुआ, इंक्रीज सोडियम आयन की फॉर्म में स्टोर्ड है वो एनर्जी। तो उस एनर्जी को यूटिलाइज करके, मतलब उस कंसंट्रेशन ऑफ आयन को सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, यूटिलाइज करके किसी और मॉलिक्यूल को अपने साथ क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तो इसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये देखें ये क्या होता है, ये टूवर्ड्स है तो टूवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर से जा रहा है लोअर की तरफ, मतलब बाहर सोडियम ज़्यादा है तो अभी अंदर जा रहा है, तो टूवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड भी इसी तरह होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन है, ठीक है। लेकिन क्या करेगा, यूजेस स्टोर्ड एनर्जी ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। तो इसके एग्जांपल, अब इसके भी टाइप्स दो तरह के होते हैं सेकेंडरी के, एक होता है को ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है काउंटर ट्रांसपोर्ट। और इसी को ट्रांसपोर्ट को हम सिम पोर्टर भी कहते हैं और इसको काउंटर ट्रांसपोर्ट को एंटी पोर्टर भी कहते हैं। को ट्रांसपोर्ट नाम से जाहिर हो रहा है कि दो चीज़ें एक ही सीमित में हमारे पास ट्रांसपोर्ट करेंगे। काउंटर ट्रांसपोर्ट में एक चीज़ अंदर जाएगा सेल के, दूसरी चीज़ वहाँ से बाहर आएगी। तो ये दोनों क्या है, टाइप्स हैं किसके, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। अब को ट्रांसपोर्ट के फॉर एग्जाम्पल क्या है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर और सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट है, मतलब सोडियम और ग्लूकोज दोनों साथ में क्या होंगे, रीनल ट्यूब्यूल है ये, फॉर एग्जांपल ये रीनल ट्यूब्यूल है, उसके इर्द गिर्द यहाँ पर ट्यूबुलर सेल्स हैं, तो यहाँ से सोडियम और ग्लूकोज दोनों साथ में क्या जाएंगे, अंदर जाएंगे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट के जरिए। अमीनो एसिड भी इसी तरह सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट के जरिए रीनल ट्यूब्यूल के ल्यूमन से रीनल ट्यूबुलर सेल्स में, ये सेल्स हैं और ये ल्यूमन है, तो सेल्स में इंटर हो जाएंगे। और जो काउंटर ट्रांसपोर्ट है वो फिर क्या है, सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट है और पोटाशियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट। अब पोटाशियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट फिर कहाँ पे होता है, ये होता है जो पैराइटल सेल्स होते हैं जिनका काम होता है HCl को प्रोड्यूस करना, जो कि स्टमक में होते हैं। फॉर एग्जांपल ये पैराइटल सेल है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्टमक का ल्यूमिन है, ये स्टमक का ल्यूमिन है, ये पैराइटल सेल है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हमारे पास क्या है, पोटाशियम जो यहाँ पर होगा वो पोटाशियम इसके अंदर इंटर होगा, ठीक है, सेल के अंदर एंटर होगा और सेल से पोटाशियम क्या होगा, ल्यूमन ऑफ स्टमक में आएगा। और फिर यहाँ से हमारे पास कुछ और सेल्स होते हैं वो फिर क्लोराइड रिलीज़ करते हैं, तो वो हाइड्रोजन जब क्लोराइड के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरह से HCl बनता है, स्टमक के अंदर एसिड बनता है। तो ये क्या है, देखिए पोटाशियम अंदर गया और हाइड्रोजन बाहर आया, तो ये काउंटर ट्रांसपोर्ट है अपोजिट साइड में। तो ये भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है। अब अगर कोई पूछे एमसीक्यूज में अगर आ जाए कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्ट एटीपी यूटिलाइज होता है, तो ये करेक्ट नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक है। इनडायरेक्टली एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, कौन सा एनर्जी, जो कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बन गई थी, वो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या करेंगे, किसी और मॉलिक्यूल को अपने साथ मूव कराएंगे या फिर अपने अपोजिट साइड में किसी और मॉलिक्यूल को मूव कराएंगे, ट्रांसपोर्ट करवाएंगे आउटसाइड द सेल या इनसाइड द सेल। तो इसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर है टोटल बॉडी वाटर। अब आगे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, टोटल बॉडी वाटर, क्योंकि ये चीज़ें अभी आनी हैं यहाँ पे ना, तो ये पहले मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। टोटल बॉडी वाटर को TBW भी लिखते हैं। तो ये 60% होता है हर इंसान के बॉडी में। एवरेज कितना वाटर होता है, 60%। टोटल बॉडी का 60% क्या होता है, वाटर होता है। अगर एक बंदा 70 kg का है तो उसमें हमारे पास 60% वाटर होगा। 60% कितना बनता है, 70 का जब 60% निकालेंगे तो वो 42 बनता है। तो उसमें 42 लीटर टोटल बॉडी वाटर होता है। उसकी टोटल बॉडी में वाटर कितना है, 42 लीटर। अब उसमें इस टोटल बॉडी वाटर को हमने दो टाइप के फ्लूइड्स में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा मीन्स इनसाइड, सेलुलर मीन्स सेल के अंदर। वो फ्लूइड जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, तो वो 40% होता है। 40% इस 60 का 40% नहीं, पूरे बॉडी का 40%। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल्स के बाहर जो पानी है वो होता है 20%।
मतलब 40% हमारे बॉडी का जो होता है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है और 20% एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, और इन दोनों को मिला के हम नाम देते हैं टोटल बॉडी वाटर, जो कि 60% बन रहा होता है। तो 42 लीटर है टोटल बॉडी वाटर, तो 40% हमारे पास 28 लीटर, मतलब ठीक है ना, 28 लीटर हो गया। मतलब 70 kg का आप जब 40% लेंगे तो 28 लीटर बनता है। 70 kg का जब आप 20% लेते हैं तो वो 14 लीटर बनता है, और इन दोनों को जब आप मिलाते हैं तो उसको हम नाम देते हैं टोटल बॉडी वाटर 60%, जो कि 42 लीटर है। अब देखें हमारे पास क्या है, इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि टोटल बॉडी वाटर का क्या है 2/3, उसके 3 हिस्सों में हमने 42 को डिवाइड किया 42 को, तो उसके जो 2 हिस्से हैं वो हमारे पास क्या है ICF है, और 1/3 क्या है ECF है। तो इसको 3 हिस्सों में जब हम डिवाइड करते हैं तो एक हिस्सा कितने 14 लीटर बन रहा है ना, तो 14 लीटर ECF बन गया, बाकी जो 14 और 14 कितना हो गया 28, वो हमारे पास क्या हो गया ICF। अब देखिए टोटल बॉडी वाटर को आपने अगर मेजर करना हो तो आपने ICF और ECF को कलेक्ट करना है। ICF और ECF अगर आपको मालूम हो गए तो टोटल बॉडी वाटर, ये नॉर्मल बंदे का हम बता रहे हैं ना। अब एक बंदा है पेशेंट है या उसमें डिहाइड्रेशन वगैरह हुआ है तो उसका टोटल बॉडी वाटर आप मालूम करना चाहते हैं ना, तो उसमें आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे ना, फार्मूला तो यही होगा, कैलकुलेशन इसी तरह होगी। अब अगर आपने क्या करना है, एक पेशेंट एक बंदा है उसका आपने इंट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम चेक करना है, तो आप क्या करेंगे उसके टोटल बॉडी वाटर को पहले मालूम करेंगे। यहाँ पर तो 42 ये नॉर्मल बंदे का हम कह रहे हैं, लेकिन उस पेशेंट का हो सकता है 40 हो या 39 हो, और ECF नॉर्मल 14 है, हो सकता है उसमें कुछ कम हो। तो अभी यही फार्मूला है ना, टोटल बॉडी, ये ICF को हमने इधर ही रखा हुआ है, टोटल बॉडी वाटर को भी इधर ही रखा हुआ है, ये जो ECF था यहाँ पर प्लस था, इसको हमने उस तरफ ले गए तो क्या हो गया टोटल बॉडी वाटर से ECF माइनस हो गया। टोटल बॉडी वाटर से हम लोग क्या कर देंगे माइनस करेंगे ECF को, ICF को आप इधर ही छोड़ें। ये तो मैथ, सिंपल मैथ आपने पढ़ा होगा ना, या फिर इस ICF को आपने इधर लिखा हुआ है तो ये TBW माइनस ECF को आपने इस साइड लिखा हुआ है ना। तो 42 ये था, 14 ये था, तो कितना रह गया 28 लीटर, ये फार्मूला है। ठीक है, ये अब ये आएगा ना, वो पूछेंगे कि ICF आप कैसे मालूम करेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तो वो डायरेक्टली उसके लिए कोई केमिकल नहीं है, तो हमने पहले टोटल बॉडी वाटर मालूम करना होगा, फिर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मालूम करना होगा, तो टोटल बॉडी से जब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड निकालेंगे तो ICF हमें मालूम हो जाएगा। अब हमारे पास जो अच्छा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उसको फिर मज़ीद हमने डिवाइड किया हुआ है 2 हिस्सों में। एक है 80% हमारे पास जो होता है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो होता है जो कि सेल्स के दरमियान, ये एक सेल है, दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा है, मतलब ये सेल्स पड़े हुए हैं टिश्यूज़ में ना, ये टिश्यूज़ बना रहे हैं। अब इनके दरमियान ये जो सारा स्पेस है यहाँ पर भी वाटर पड़ा होता है, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल। इंटर मीन्स बिटवीन, स्टिशियल मीन्स स्पेसेस, मतलब ये जो स्पेसेस हैं सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं इनको कहते हैं इंटरस्टिशियम, और इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये 80% होता है ECF का, तो ECF 14 था, 14 का 80% तकरीबन 10.5 लीटर बनता है, और 20% प्लाज्मा होता है जो कि 3.5 लीटर तकरीबन बन रहा है। तो अब अगर आपने क्या करना है, एक पेशेंट है, एक बंदा है, उसका आपने इंटरस्टिशियल फ्लूइड मालूम करना है, तो वो भी किसी केमिकल के थ्रू मालूम नहीं होता, तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, पहले हम लोग मालूम करेंगे ECF को। ECF जब हमने मालूम किया तो हम लोग क्या करेंगे, फिर प्लाज्मा को भी मालूम करेंगे। ECF और प्लाज्मा जब दोनों मालूम कर लिए तो ECF से यहाँ पर प्लाज्मा पॉजिटिव है ना, इस तरफ जब आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ECF से हम लोग प्लाज्मा को माइनस कर देंगे तो जो रह जाएगा वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वॉल्यूम होगा। तो ये आपको समझ आ गई होंगी, अगर समझ नहीं आई फिर आप उन्हें कमेंट्स में दोबारा पूछना है। अब हम लोग इसको बुक से पढ़ते हैं, AA नोट से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर अभी आप देख लें, हम लोग ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे। पहले सबसे पहले क्या था, ट्रांसपोर्ट था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने बताया था कैरियर मेडिएटेड होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरियर मेडिएटेड था। ठीक है, मतलब इसमें प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं, प्रोटीन्स की मदद से, ट्रांसपोर्टर की मदद से होता है। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ था, मतलब एनर्जी यहाँ पर यूटिलाइज होगा इन द फॉर्म ऑफ ATP है। और इसके एग्जांपल थे सोडियम पोटाशियम एटीपेज पम्प। सोडियम पोटाशियम एटीपेज पम्प क्यों कहते हैं, एटीपेज क्योंकि यहाँ पर एंजाइम भी होता है एटीपेज जो कि ATP को तोड़ता है, और एनर्जी जो रिलीज होगा वो सोडियम पोटाशियम की क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करवाएगा। इसके अलावा जो एक्सो एंड एंडोसाइटोसिस हैं उनमें भी एनर्जी रिक्वायर होता है, उनको भी आप क्या कह सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सॉरी। अब जो एक्सो और एंडोसाइटोसिस है वो भी आपको पता होंगे वो किस तरह से होते हैं। ये सेल है, ये सेल क्या होगा, इसका यहाँ से क्या होगा, इन्विजिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
फॉर एग्जांपल बाहर फूड पार्टिकल है, कुछ भी है इस तरह का ना, तो ये जब यहाँ पर फूड पार्टिकल नज़दीक आएगा सेल मेम्ब्रेन के तो ये इनवेजिनेट होगा इस तरह से। यहाँ पर जो फूड पार्टिकल था ये इस तरह से अंदर की तरफ आ गया और फूड पार्टिकल ये है। अब ये अंदर की तरफ जो ये खिंच रहा है, ये कैसे खिंच रहा है, यहाँ पर क्लेथरिन होते हैं, एक्टिन होते हैं, मायोसिन होते हैं, और वो यूज़ कर रहे हैं एटीपी की एनर्जी को, और फिर वो कंट्रैक्ट कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को अंदर, ताकि उसको, जैसे हमारे पास अमेबा वो करता है ना, एंडोसाइटोसिस करता है, इसी तरह हमारे सेल्स भी करते हैं। और ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप फिर क्या हो जाएगा, ये जो अंदर आ रहा था ये सारा इस तरह हो गया, और ये वाला हिस्सा वापस मिल जाएगा। इसके अंदर अभी वो फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, ये अभी मिलेगा लाइसोसोम के साथ, तो फिर ये इस तरह से ये लाइसोसोम के साथ, ये लाइसोसोम है फॉर एग्जांपल, ये वाला यही चीज़ है। अब ये बन गया फैगोलाइसोसोम। अब ये बन गया क्या, फैगोलाइसोसोम। यहाँ पर वो फूड पार्टिकल क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होगा उसकी। अब इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या, एंडोसाइटोसिस। अब इस एंडोसाइटोसिस के फिर दो टाइप्स थे, एक को हम कह रहे थे पिनोसाइटोसिस, अब पिनो, दूसरा है फैगोसाइटोसिस। अब फैगो में क्या होता है, लार्ज पार्टिकल जो होते हैं, लार्ज फूड पार्टिकल्स या बैक्टीरिया वगैरह उनको जब क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं सेल। बैक्टीरिया को तो WBC इनगल्फ करते हैं, लेकिन टिश्यूज़ क्या है, फूड पार्टिकल्स को इसी तरह से इनगल्फ करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फैगो। फैगो मीन्स ईटिंग, साइटो मीन्स सेल, सेल जो है चीज़ों को ईट करता है, तो उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और जो थोड़े स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और लिक्विड फॉर्म में होते हैं ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड लिक्विड फॉर्म में, ये थोड़े सॉलिड फॉर्म में, तो उनको जब इनगल्फ किया जाता है तो उसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। और इन दोनों को कलेक्टिवली हम नाम दे रहे हैं एंडोसाइटोसिस। और दोनों में हमारे पास क्या है, ATP यूटिलाइज हो रहा है, और दोनों में क्लेथरिन और एक्टिन और मायोसिन अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि कंट्रैक्ट कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को। अच्छा, फिर एक होता है हमारे पास पिनोसाइटोसिस से, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन। कुछ चीज़ें फिर डायरेक्टली क्रॉस कर रहे हैं, उसके लिए मेम्ब्रेन को हमारे पास क्या इन्वेजनेट की ज़रूरत नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाएंगे। थोड़ी उससे बड़े होंगे तो वो पिनोसाइटोसिस के ज़रिए, उससे भी थोड़े बड़े होंगे तो वो फैगोसाइटोसिस के ज़रिए। लेकिन पिनो और फैगो के लिए ATP रिक्वायर है, क्योंकि हमारे पास इन्वेजनेट होना होता है सेल मेम्ब्रेन है ना, ATP यूटिलाइज होता है। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं है। तो यही चीज़ है, ठीक है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो भी हमारे पास कैरियर मेडिएटेड है, लेकिन हाइस्ट टू लो है, लेकिन उसमें कैरियर रिक्वायर नहीं है। जैसे कि सिंपल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, एक होता है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर जो होता है वो सोडियम और ग्लूकोज दोनों साथ में जा रहे होते हैं, वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है। लेकिन सिंपल अगर सिर्फ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल्स में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू, वो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसके मजीद उसके टाइप से आपने बायोकेम में पढ़े होंगे, GLT1 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 2 3 4, 2 लीवर में था, 3 जो है हमारे पास 3 था, और 4 आई थिंक ये ब्रेन में थे और एडिपोज टिश्यूज़ वगैरह में थे, और 4 जो था स्केलेटल मसल में भी था और इंसुलिन डिपेंडेंट था, एडिपोज टिश्यूज़ में भी था। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, कैरियर मेडिएटेड होता है, इसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, ये हायर से लोअर की तरफ चीज़ें जाती हैं। और इसके एग्जांपल है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास दो टाइप का था, प्राइमरी था, सेकेंडरी था। प्राइमरी में डायरेक्ट ATP यूटिलाइज होता है, सेकेंडरी में डायरेक्ट ATP यूटिलाइज नहीं होता। दोनों में कैरियर रिक्वायर्ड होता है, प्रोटीन रिक्वायर होता है, मतलब ट्रांसपोर्टर रिक्वायर होता है, और अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है प्राइमरी, और जो सेकेंडरी है वो टूवर्ड्स कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है, ये भी डिफरेंस है। अब फैसिलिटेटेड और सेकेंडरी में सिर्फ यही डिफरेंस है कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, वो भी होता है टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, फ्रॉम हायर टू लोअर है। लेकिन क्या है, वो हायर टू लोअर कब हो रहा है, पहले प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस हो रहा है, वो क्या कर रहा है, चीज़ों को हायर कंसंट्रेशन में जमा कर रहा है सेल के एक साइड पे, और फिर क्या करेगा, उसके बाद सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, कोई और चीज़ उस आयन के साथ मिलके हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल। लेकिन फैसिलिटेटेड क्या है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये डिफरेंस है। और ये हमारे पास क्या है, एक ही चीज़ को हमारे पास एक टाइम पे ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, जैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, वो उसमें तो को और काउंटर ट्रांसपोर्टर थे ना। फिर सिंपल डिफ्यूजन क्या है, इसमें कोई कैरियर रिक्वायर नहीं है, ये डिफ्यूजन एंड लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स वगैरह जैसे होते हैं। ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो रहा है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये MCQ में आ सकते हैं। अब सिर्फ ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज रीनल ट्यूब्यूल्स में एब्जॉर्ब हो जाए या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाए, दोनों जगह पे ग्लूकोज या अमीनो एसिड रीनल ट्यूब्यूल्स और इंटेस्टाइन में, दोनों में जब वो एब्जॉर्ब होगा तो वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। क्या, ग्लूकोज है और अमीनो एसिड है, ये दोनों जब एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ पर, रीनल ट्यूब्यूल्स में और इंटेस्टाइन में,
ये दोनों इंटेस्टाइन में किस प्रोसेस के ज़रिए, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, या दूसरा नाम उसका क्या होता है, को ट्रांसपोर्ट के ज़रिए या सिम्पोर्ट के ज़रिए। को ट्रांसपोर्ट किसके साथ को ट्रांसपोर्ट होंगे, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर होगा, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर होगा, और सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्टर होगा, जो कि इनको हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स में भी एब्जॉर्ब करवाएंगे, इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन करवाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। अब यहाँ पर आ गया ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। अब देखें वहाँ पर मैंने बताया था रीनल ट्यूब्यूल्स और इंटेस्टाइन में सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं या और सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्टर होते हैं, तो वो को ट्रांसपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, अगर एक सेल है उसके मेम्ब्रेन से ग्लूकोज जब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है उसके मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसके अंदर सेल के अंदर दाखिल होता है या सेल से बाहर निकलता है, तो वो क्या है, अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से हायर से लोअर की तरफ जा रहा है तो वो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सही है, ये एक डिफरेंट पॉइंट है। अब देखें यहाँ पर इसने कहा है कंसंट्रेशन डिफरेंस की बात की है, मतलब हायर से लोअर की तरफ, और अक्रॉस मेम्ब्रेन की बात की है। तो अक्रॉस मेम्ब्रेन की बात हो और कंसंट्रेशन डिफरेंस की बात हो तो ग्लूकोज के लिए, तो फिर उसको हम नाम देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फिर अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो रहे हैं किडनी से, ये अभी मैंने आपको बताया कि चाहे ग्लूकोज हो अल्हम्दुलिल्लाह अगर ग्लूकोज रीनल ट्यूब्यूल्स में एब्जॉर्ब हो रहा है या अमीनो एसिड किडनीज में या रीनल ट्यूब्यूल्स में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, या फिर यही दोनों इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहे हों, तो वहाँ पर क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है या फिर को ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। लेकिन अगर ग्लूकोज अक्रॉस मेम्ब्रेन और कंसंट्रेशन डिफरेंस हो तो फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। अब देखें ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट प्लेसेंटा और अक्रॉस मेम्ब्रेन दोनों में हमारे पास सेम तरीके से होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब एनर्जी रिक्वायर नहीं होता। क्लोराइड एंड यूरिया ट्रांसपोर्ट पैसिव डिफ्यूजन के जरिए। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन एक गैस है, गैस लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जो है हमारे पास, उसकी ऑक्सीजन किस तरह से होती है, सिंपल डिफ्यूजन मोर देन पैसिव डिफ्यूजन। सेम इसी तरह लोकल एनेस्थीसिया भी लिपिड सॉल्युबल होता है और उसका साइज भी स्मॉल होता है, तो वो भी प्लेसेंटा को क्रॉस करता है बाय सिंपल डिफ्यूजन एंड मोर देन पैसिव डिफ्यूजन। अगर ऑप्शन में सिंपल डिफ्यूजन नहीं होगा, पैसिव डिफ्यूजन होगा, तो फिर आपने वही करेक्ट करना है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो आपने सिंपल डिफ्यूजन को करेक्ट करना है। तो अब ऑक्सीजन के लिए और लोकल एनेस्थीसिया के लिए क्या है, प्लेसेंटा से क्रॉस होना हो और लोकल को, और ऑक्सीजन को लंग्स से, तो वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। अच्छा, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर हमने बात की थी कि ग्लूकोज जो है प्लेसेंटा में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि ग्लूकोज का साइज़ बड़ा होता है, उसके लिए अपना हमारे पास कैरियर प्रोटीन होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। लेकिन क्या होता है, लोकल एनेस्थीसिया के लिए अपना ट्रांसपोर्टर नहीं होता, इसका साइज़ छोटा होता है और ये लिपिड सॉल्युबल होता है, तो ये डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और उस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो प्लेसेंटा की वजह से आप कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया की बात कर रहे हैं और ऊपर हमने ग्लूकोज की बात की थी कि प्लेसेंटा के वो प्लेसेंटा से फैसिलिटेटेड और लोकल एनेस्थीसिया सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। अब जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन जो होता है क्लेथरिन इन्वॉल्व होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये मैंने आपको समझा दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि क्लेथरिन इन्वॉल्व होता है एंडोसाइटोसिस में, और उसके साथ एक्टिन और मायोसिन भी। ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्विंग क्या है, एक्टिन, मायोसिन एंड क्लेथरिन, इसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो वो ट्रांसपोर्ट जहाँ पर एक्टिन भी इन्वॉल्व हो, मायोसिन भी इन्वॉल्व हो और क्लेथरिन भी इन्वॉल्व हो, तो उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। इफ़ अ ड्रग मालिकुलर वेट, अगर एक ड्रग है उसका मालिकुलर वेट क्या है, लेस देन 1000 है, तो उसकी ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा। अगर ड्रग का मालिकुलर वेट मोर देन 1000 हो तो वो पिनोसाइटोसिस के ज़रिए होगा। और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा मालिक्यूल हो और उसका हमारे पास सॉलिड फॉर्म में हो तो फिर वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू उसकी ट्रांसपोर्ट होगी। अब हीट प्रोड्यूस, अब पिनोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस दोनों को मिला के हम नाम देते हैं एंडोसाइटोसिस, और ये भी एटीपी यहाँ पर भी रिक्वायर होता है जैसे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायर था। अब हीट प्रोडक्शन, अब ये हीट प्रोडक्शन क्या होता है कि जब हमारे पास सेल मसल्स कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो उस वक्त हीट प्रोड्यूस होता है, तो उसको कहते हैं हीट प्रोडक्शन। अब रेस्टिंग हीट क्या है, जब हमारे पास हीट निकल रहा है मसल से रेस्ट के ऊपर, मतलब वो जब कंट्रैक्ट नहीं कर रहा उस वक्त भी अगर कुछ हीट निकल रहा है उसको रेस्टिंग हीट कहते हैं। इनिशियल हीट क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होता है। अच्छा, इसको इनिशियल हीट को यहाँ से आपको समझ नहीं आएगा, पहले मैं ये नीचे वाले पर पढ़ाता हूँ। फिर एक्टिवेशन हीट नाम से ज़्यादा एक्टिवेट, जब मसल एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट का मतलब मसल जब कंट्रैक्ट होंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हीट प्रोड्यूस व्हेन एवर मसल कंट्रैक्ट, तो उसको कहते हैं एक्टिवेशन हीट।
शार्टनिंग हीट क्या है, जब मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो उस वक्त कंट्रैक्शन के साथ साथ मसल का साइज़ भी छोटा होता है, शार्टन होते हैं या नहीं, तो वो शार्ट होने की वजह से भी हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसको कहते हैं शार्टनिंग हीट। अब ये एक्टिवेशन और शार्टनिंग हीट दोनों को मिला के फिर हम नाम देते हैं इनिशियल हीट। समझ आई। फिर हमारे पास रिकवरी हीट है। नाम से ज़ाहिर है कि जब वापस मसल क्या होगा, अपने प्री कंट्रक्शन स्टेट में, मतलब वापस रिलैक्सेशन की तरफ जाएगा, तो जो हीट प्रोड्यूस होगा उसको रिकवरी हीट कहते हैं। और रिलैक्सेशन हीट भी यही है कि एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस्ड इन एडिशन टू रिकवरी हीट। अब ये जो है ये सिंपल चीज़ें हैं, ये आपने एक बार पढ़ लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये मेजरमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड वैरिएंस, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको समझा दिए थे कि सबसे पहले क्या है, टोटल बॉडी वाटर है, वो क्या होता है 60% होती। टोटल बॉडी वाटर कितना होता है अच्छा, इसने टोटल बॉडी वाटर हमारे पास क्या है, उनके मेजरमेंट के मेथड बताए हुए हैं। टोटल बॉडी वाटर को मेजर करने के लिए एंटीपायरिन ये डाई होते हैं, ठीक है, और ड्यूट्रियम ऑक्साइड। अब ड्यूट्रियम तो आपको पता है क्या था, जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन 3 फॉर्म में था, एक प्रोटियम था जिसमें एक प्रोटॉन था, एक और जो ड्यूट्रियम था उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी था साथ में एक, और एक था ट्राइटियम जिसमें 2 न्यूट्रॉन थे और एक प्रोटॉन था। मतलब एटॉमिक मास की बुनियाद पे था 1 2 3 एटॉमिक मास। प्रोटियम था, ड्यूट्रियम था और ट्राइटियम था। अब ये ड्यूट्रियम को हम क्या कह रहे थे, हैवी वाटर, और इसको कह रहे थे ट्रशिएटेड वाटर। अब ये जो हैवी वाटर था जिसको ड्यूट्रियम ऑक्साइड भी कह रहे हैं, जिसमें प्रोटॉन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 2 है, उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं क्या, टोटल बॉडी वाटर को मेजर करने के लिए। लेकिन ये क्या है, सिर्फ क्या है, उसकी हद तक है, थ्योरी की हद तक। क्लिनिकली इसको हम इतना यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास रेडियो एक्टिव होते हैं, ड्यूट्रियम और ट्रशियम, जो ट्रशिएटेड वाटर है। प्लाज्मा वॉल्यूम जो है तो एंटीपायरिन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। प्लाज्मा का वॉल्यूम, अब क्यों एंटीपायरिन और ड्यूट्रियम ऑक्साइड को क्यों यूटिलाइज़ कर रहे हैं, किसी और चीज़ को क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास लिपिड सॉल्युबल होते हैं और तमाम बॉडी में हमारे पास जाके लिपिड्स को क्रॉस करते करते, तो ये हमारे पास क्या है, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड के अंदर भी होंगे, ब्लड वेसल के अंदर, सेल्स के ब्लड वेसल से निकल के सेल्स के आसपास जो स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होंगे, और वहाँ से क्या होंगे, सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करके सेल के अंदर भी ये जाएंगे, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तमाम बॉडी के अंदर। तमाम फ्लूइड्स के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस वजह से इसके थ्रू हम लोग टोटल बॉडी वाटर को मेजर कर सकते हैं। तो इसको जब हम इंजेक्ट करते हैं, इसके कुछ अमाउंट हम लोग इंजेक्ट करते हैं, वो बॉडी में जब डिजॉल्व हो जाएगा इक्वली, तो कुछ टाइम के बाद हम लोग क्या है, अपने फार्मूला के थ्रू कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, थोड़ा एंटीपायरिन निकाल के, ठीक है, ब्लड से, तो फिर उसको उसके कंसनट्रेशन को हम देखते हैं कितना डाइल्यूट हो चुका है, तो उसी से फिर फार्मूला की मदद से हम लोग टोटल बॉडी वाटर मालूम कर सकते हैं किसी बंदे का। प्लाज्मा वॉल्यूम को अगर मालूम करना हो तो उसके लिए हम लोग रेडियो एक्टिव एल्ब्यूमिन यूज़ करते हैं। नॉर्मली एल्ब्यूमिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या है, बाहर से हम लोग क्या है, रेडियो एक्टिव एल्ब्यूमिन होता है, आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन उसके साथ अटैच करते हैं और ब्लड के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो उसके ज़रिए प्लाज्मा वॉल्यूम हम लोग मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर एवान ब्लू आई नहीं है, ये डाई है, ठीक है, एवान ब्लू डाई होता है, उसके थ्रू भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा, ये आपने याद रखने हैं, ये चीज़ें आपने रटनी है, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो मेजर करते हैं सोडियम के थ्रू, या फिर इंसुलिन नहीं है, ये इनोलिन है, इसको करेक्ट कर दें, इनोलिन के थ्रू, सुक्रोज के थ्रू, थायोसल्फेट के थ्रू। फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड, अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड को और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक इनडायरेक्ट मेजर ढूंढा हुआ है। अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या है, मैंने फार्मूला आपको बताया था कि टोटल बॉडी वाटर से जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड निकाल दें तो वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड आएगा। ये मैंने आपको फार्मूला पहले भी दिखाया था, यहाँ पर मैंने बताया था कि वैसे टोटल बॉडी वाटर अगर मेजर करना हो तो आपने इंट्रासेलुलर को एक्स्ट्रा सेलुलर के साथ मिलाना है, लेकिन अगर आपने इंट्रासेलुलर फ्लूइड मेजर करना हो तो इसको इधर ही छोड़ दें, और ये ECF जो यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा टोटल बॉडी वाटर से, तो फिर क्या है, हमारे पास ICF आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ICF क्या है, टोटल बॉडी वाटर माइनस एक्स्ट्रा सेलुलर। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड पर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से हम लोगों ने निकालना है प्लाज्मा को, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्लाज्मा वॉल्यूम और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का क्या होता है, कलेक्शन था, तो ये हमें मालूम नहीं है, प्लाज्मा वॉल्यूम हमें मालूम है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर से ये निकालेंगे तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाएगा। अच्छा, ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अभी आगे हमारे पास हमारे MCQ स्टार्ट हो रहे हैं, तो MCQ कुछ कर लेते हैं, लेक्चर लंबा हो रहा है तो फिर बाकी कुछ MCQ कल कर लेंगे, तो ये हमारे पास इंशाल्लाह कल तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ये सेल फिजियोलॉजी वाला टॉपिक। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट है Vmax। अब इनमें से बोलता है किस केमिकल, अच्छा कौन सा प्रोसेस जो है जिसमें Vmax होता है, मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता है, ठीक है।
IgGO डोम रिसेप्टर्स कलेक्शंस आर। अब ये जो डोम रिसेप्टर कलेक्शंस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मर्कल डिस्क से। मर्कल डिस्क क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं स्किन के अंदर, फिंगर्स के ऊपर, हैंड के ऊपर, पाम्स में। प्लेटू फेज इन द एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल के दौरान एक प्लेटू फेस आता है। प्लेटू फेस क्या होता है? ऐसे स्ट्रेट होता है। तो वो किस वजह से है? इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम एंड इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम। ये आपको समझाता हूँ ये किस तरह से होता है। अब ये देखें, सबसे पहले ये फॉर एग्जांपल सेल है, यहाँ पर सेल प्रेजेंट है क्या है? -70 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से -70 से क्या है? थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, मतलब -60 तक, -60 तक। तो ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हो गया। अब -60 के ऊपर क्या है फिर? क्या फॉर एग्जांपल इस सेल के क्या ओपन हो जाएंगे? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। जब वो ओपन होंगे तो फिर क्या है? सेल के अंदर सोडियम एंटर होगा। ये फॉर एग्जांपल सेल है, तो -60 वोल्टेज के ऊपर वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल थे वो ओपन हो गए, सोडियम अंदर आना दाखिल हो गया। इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्यों कह रहे हैं? कि पहले सेल पोलर था, पहले सेल के ऊपर चार्ज था, अब वो उसका चार्ज कम होता जा रहा है। पहले -70 था ना, -60 था, अब -50। जैसे सोडियम एंटर होता जाएगा तो -50, -40, -30, इस तरह, मतलब उसका चार्ज ख़त्म होता जा रहा है, 0 तक जाएगा और 0 से भी ऊपर जाएगा। तो इसको हम कह रहे हैं डीपोलराइजेशन। तो 0 से +10 तक हो सकता है चला जाए, तो +10 तक सेल के अंदर अभी चार्ज हो गया, +10 तक, इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। अब ये फेस 1 थ्रेशोल्ड पोटेंशियल था, फेस 2 क्या था? डीपोलराइजेशन था, जो कि और फेस 1 में जो हमारे पास थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आ रहा था, ये क्या है? सोडियम लीकी चैनल की वजह से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल के ओपन होने की वजह से क्या हो गया? डीपोलराइजेशन हो गया। फिर डीपोलराइजेशन के बाद सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो होते हैं उनका एक इनएक्टिवेशन गेट होता है, वो क्लोज हो जाएगा। जब वो क्लोज हो गया उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद अब सेल के अंदर जो हमारे पास पोटाशियम प्रेजेंट है, वो पोटाशियम बाहर निकलेगा और कैल्शियम अंदर जाएगा, क्योंकि अब सेल के अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई, सोडियम बहुत अंदर आ गया, तो अब कुछ पॉजिटिव चीज़ों को हमने बाहर निकालना है। तो पोटाशियम थोड़ा सा पहले क्या होगा? थोड़ा पोटाशियम, सिर्फ पोटाशियम बाहर निकल रहा है। थोड़ी देर बाद क्या होगा? जब ये 0 तक फॉर एग्जांपल आ गया ना, 0 तक आ गया, तो फिर क्या होगा? कैल्शियम चैनल ओपन होंगे। अब जब कैल्शियम चैनल ओपन होंगे तो पोटाशियम तो हमारे पास क्या है? बाहर निकल रहा है। जितने पोटाशियम बाहर निकल रहे हैं उतने कैल्शियम अंदर आ रहे हैं। तो उसके नतीजे में क्या होगा? सेल का जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो फ्लैट रहेगा, सेम रहेगा कुछ थोड़ी देर तक। इसको हम कहते हैं प्लेटू फेज। तो ये प्लेटू फेज में क्या है? एक पॉजिटिव आयन बाहर निकल रहा है, उसी मिकदार में दूसरा पॉजिटिव आयन अंदर आ रहा है। तो पोटाशियम और कैल्शियम इस तरह से, तो उसकी वजह से फिर क्या है? पोटेंशियल सेम रहता है सेल का, उसको हम लोग कहते हैं प्लेटू फेज। उसके बाद फिर क्या होगा? कैल्शियम का जो ट्रांसपोर्ट है वो स्टॉप हो जाएगा, सिर्फ क्या है? पोटाशियम बाहर निकल रहा होगा। तो उस वक्त फिर क्या है? सिर्फ जब पॉजिटिव चार्जेस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे फिर क्या होगा? रीपोलराइजेशन, इसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो ये -70 तक जाएगा, तो इसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। वापस हमारे पास चार्ज की तरफ आ रहा है, मतलब 0 था, अब 0 से वापस चार्ज की तरफ, -10, -20 माइनस, तो रीपोलराइजेशन। तो सबसे पहले क्या था? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल था -70 से -60 तक, मतलब वो पोटेंशियल जहाँ पर वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाए। जब वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं तो बहुत तेज़ी से सोडियम अंदर दाखिल होता है। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ये फेस 1, फेस 0 कह लें या 1 कह लें। उसके बाद क्या था? डीपोलराइजेशन फेज था। डीपोलराइजेशन फेज के बाद फिर क्या था? प्लेटू फेज था, ये वाला, ठीक है। डीपोलराइजेशन किस वजह से था? सोडियम अंदर दाखिल हो रहे हैं, सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा है। और प्लेटू फेज क्या है? फिर रीपोलराइजेशन थोड़ा सा हमारे पास हुआ, उसके बाद प्लेटू फेज। अब प्लेटू फेज किस वजह से था? प्लेटू फेज हमारे पास क्या है? एक केटायन बाहर निकल रहा है, उसी मिकदार में दूसरा केटायन अंदर दाखिल हो रहा है, ये पोटाशियम और कैल्शियम की वजह से था। और फिर क्या होगा? थोड़ी देर बाद कैल्शियम चैनल्स बंद हो जाएंगे, लेकिन पोटाशियम चैनल उसी तरह ओपन है। फिर क्या होगा? वापस नीचे आएगा। ग्राफ क्यों नीचे आएगा? क्योंकि पोटाशियम बाहर निकल रहा है, तो अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस बाहर निकल रहे हैं ना। तो इसको हम नाम देते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन -70 तक जब आ गया, रीपोलराइजेशन। फिर कभी कभार क्या होता है? ज़्यादा पोटेशियम अगर निकल जाए तो फिर क्या है? ये -70 से भी नीचे जाएगा, -80 या -90 तक। तो फिर इसको हम नाम देंगे क्या? हाइपर पोलराइजेशन। तो हाइपर पोलराइजेशन किसकी वजह से हो रहा है? पोटाशियम ई फ्लक्स की वजह से। अगर पोटेशियम बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगा तो फिर क्या होगा? हाइपर पोलराइजेशन होगी। ये सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है, याद रखें। और ये हमारे पास हो गया। तो अब देखें, यहाँ पर सिर्फ ये एक चीज़ आपको समझाने के लिए मैंने सारा एक्शन पोटेंशियल समझा दिया। तो प्लेटू फेस एक्शन पोटेंशियल के दौरान जो हो रहा है, तो वो क्या होता है?
कैल्शियम के इन्फ्लक्स मतलब कैल्शियम अंदर दाखिल होने की वजह से और पोटाशियम बाहर निकलने की वजह से प्लेटो फेस बनता है। इक्वली ये लोग हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, उसको प्लेटो फेस कह रहे थे। ऑल अर्नन एक्शन पोटेंशियल इज इनिशिएटेड एट एक्सान हेलिक। अब ऑल अर्नन एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि या तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे। इस तरह नहीं है कि थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल, हम लोग कहेंगे थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल इस न्यूरॉन में प्रोड्यूस हुआ है ना, या तो कहेंगे इसमें एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ है या तो कहेंगे इसमें एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो ये हमारे पास क्या है, एक्शन पोटेंशियल हमारे पास इनिशिएट कहाँ पे होना स्टार्ट होते हैं, वो एक्सान हेलिक पे। अब ये सेल बॉडी है न्यूरॉन का और यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, ये एक्सान जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वाला जो पॉइंट है इसको हम नाम देते हैं एक्सान हेलिक। और यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल या तो प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, मतलब आल होगा या नन होगा। आल का मतलब पूरा प्रोड्यूस होना एक्शन पोटेंशियल का या ना होना, तो इस एक्सान हेलिक पे होता है। ठीक है, ऑल अर्नन एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे इनिशिएट होता है, एक्सान के हेलिक पे। फिर है फैक्टर फॉर एक्सरसाइजिंग मसल ब्लड सप्लाई। अब जो एक्सरसाइजिंग मसल हैं उनकी ब्लड सप्लाई क्या होता है, ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा ग्लूकोज की ना, तो वो ब्लड के थ्रू जा रहे हैं ना, तो उसकी वजह से उनके ब्लड वेसल क्या होते हैं, डायलेट हो जाते हैं। अब कौन उनको डायलेट करता है, लोकल मेटाबोलाइट्स करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो टू एक्सरसाइजिंग मसल इज मेंटेन्ड बाय लोकल मेटाबोलाइट्स, उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। लोकल मेटाबोलाइट में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन वगैरह ये चीज़ें हैं, लैक्टिक एसिड वगैरह है। अच्छा, फिर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज के दौरान ब्लड फ्लो यहाँ पर क्या था, एक्सरसाइजिंग मसल की तरफ था। अब नॉन एक्सरसाइजिंग मसल की तरफ क्या होगा, वो मेंटेन कौन करेगा, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। ठीक है, तो एक्सरसाइज के दौरान जो एक्सरसाइजिंग वाले मसल्स हैं उनकी तरफ ब्लड फ्लो मेंटेन करता है लोकल मेटाबोलाइट, और एक्सरसाइज के दौरान नॉन एक्सरसाइजिंग मसल मतलब जो मसल्स एक्सरसाइज में यूटिलाइज नहीं हो रहे उनकी ब्लड फ्लो को कौन मेंटेन करता है, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। विच वन कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक रादर देन लोकल मेटाबोलाइट, तो ये स्किन है, स्किन का जो ब्लड फ्लो होता है उसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेंटेन करता है, लोकल मेटाबोलाइट नहीं करता। मसल का लोकल मेटाबोलाइट कर रहा होता है, ब्रेन का भी लोकल मेटाबोलाइट, लिवर का भी, लेकिन स्किन का क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन स्केलेटल मसल कैल्शियम बाइंड्स टू, स्केलेटल मसल में कैल्शियम बाइंड होता है, काल सिक्विस्ट्रिन ये एक प्रोटीन है ना, उसके साथ कैल्शियम बाइंड होता है। और स्मूथ मसल में काल्मोड्यूलिन के साथ बाइंड होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने हैं। फिर है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन इंटेस्टाइन इज, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ये मैंने आपको समझा दिया कि इंटेस्टाइन में ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट या फिर रीनल ट्यूब्यूल्स में या किडनीज़ में। सेम इसी तरह अमीनो एसिड की इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट और रीनल ट्यूब्यूल्स में वो क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू या को ट्रांसपोर्टर के थ्रू होता है। लेकिन ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट एकरास मेम्ब्रेन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और एकरास प्लेसेंटा वो भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये सारा वही समझाया वो पहले हमने पढ़ा था। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन ड्यू टू इट्स कंसंट्रेशन डिफरेंस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, और प्लेसेंटा में भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। लेकिन रीनल ट्यूब्यूल और इंटेस्टाइन में क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। इन रीनल ट्यूब्यूल थ्रू सेकेंडरी एक्टिव, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट टू प्लेसेंटा बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये देखें प्लेसेंटा में और मेम्ब्रेन में क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू है। अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो रहे हैं किडनी से या रीनल ट्यूब्यूल से, वो भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लोराइड एंड यूरिया ये भी पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये आपने सारी बातें याद रखनी है। ऑक्सीजन लंग्स की तरफ टेकन अप है बाय सिंपल डिफ्यूजन, ये आपको समझाया। लोकल एनेस्थीसिया प्लेसेंटा को क्रॉस कर रहा है, वो सिंपल डिफ्यूजन है। लेकिन अगर यहाँ पर होता ग्लूकोज क्रॉस कर रहा है प्लेसेंटा को, तो वो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है पंप को, मतलब पंप का मतलब होता है एटीपी यूज़ करना, एनर्जी को यूज़ करना। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है प्लेसेंटा में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लोराइड एंड यूरिया ट्रांसपोर्ट होना है पैसिव डिफ्यूजन। ऑक्सीजन लंग्स में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मोर देन पैसिव डिफ्यूजन। लोकल एनेस्थीसिया काजेज प्लेसेंटा बाय, वही है बार बार आ रहा है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेज पंप है। इनएक्टिवेशन गेट जो हमारे पास होते हैं ऑफ सोडियम आर क्लोज ड्यूरिंग डीपोलराइज्ड स्टेट, ये मैं आपको समझाता हूँ। और इसी की वजह से फिर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है जब इनएक्टिवेशन गेट क्लोज होते हैं। अब ये है हमारे पास क्या है, ये सेल है, ये सेल के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। अब ये उसका फॉर एग्जांपल एक है, ये एक्टिवेशन गेट है, और यहाँ पर इस एक्टिवेशन गेट के इस साइड पे ये फॉर एग्जांपल क्या प्रेजेंट है, ये है इनएक्टिवेशन गेट नीचे। अब जब हमारे पास क्या है, थ्रेशोल्ड तक पहुँचेगा ना, -60 तक जब इस सेल का वो पहुँच गया ना एक्शन पोटेंशियल, -60 तक पहुँच गया, तो ये एक्टिवेशन गेट भी ये इनएक्टिवेशन दोनों ओपन हो गए। जब ये दोनों ओपन हो गए तो ये इस तरह हो जाएगा, सोडियम सारा अंदर दाखिल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, जब सोडियम गया और इस सेल का हमारे पास 0 या +10 तक पोटेंशियल पहुंच गया, तो डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी और इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाएगा।
किस तरह से, ये हमारे पास सोडियम चैनल है और ये उसका एक्टिवेशन गेट जो था वो तो राइट साइड की तरफ जो था वो तो अभी तक ओपन है, लेकिन ये लेफ्ट साइड से जो हमारे पास इनएक्टिवेशन गेट था ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज कर देगा। इसको क्लोज क्यों कर दिया है, इसको क्लोज इस वजह से कर दिया है ताकि मज़ीद सोडियम अंदर दाखिल ना हो, क्योंकि अभी डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। अभी अगला स्टिमुलस या अगले एक्शन पोटेंशियल की ज़रूरत नहीं है, अभी एक बार रीपोलराइजेशन की ज़रूरत है। तो इस वजह से इस दौरान फिर कोई नया एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होता और इसी ड्यूरेशन को हम लोग फिर नाम दे रहे होते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। फिर इस दौरान क्या होता है, वो पोटाशियम चैनल ओपन होते हैं और पोटाशियम बाहर निकलता है, जिसकी वजह से +10 से वापस सारा हमारे पास जा रहा होता है कि कहाँ तक, -70 तक। कुछ सेल में ये प्लेटू फेस होता है, कुछ सेल में नहीं होता, सब सेल में नहीं होता, ठीक है। तो -70 तक जाएगा, -70 तक जब पहुंच गया तो ये इनएक्टिवेशन गेट क्या है, इनएक्टिवेशन गेट ओपन हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ये फंक्शन करता है। तो डीपोलराइज्ड स्टेट की बात कर रहा है, डीपोलराइजेशन स्टेट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं हो रहा कि मतलब डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो गई, मतलब +10 तक एक्शन पोटेंशियल पहुँच गया, तो इनएक्टिवेशन गेट्स फिर क्या होंगे, सोडियम के क्लोज हो जाएंगे डीपोलराइज्ड स्टेट में, ठीक है। ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन नहीं, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन एक्टिवेटेड गेट और इनएक्टिवेशन गेट ऑफ सोडियम दोनों ओपन है। तो जब वो दोनों ओपन होंगे तो सोडियम अंदर दाखिल हो रहा है ना, डीपोलराइजेशन हो रहा है, लेकिन डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, मतलब डीपोलराइज्ड स्टेट। तो उस वक्त फिर क्या, इनएक्टिवेशन गेट क्लोज होता है ताकि मजीद डीपोलराइजेशन ना हो। परमेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन इट्स साइज, फॉलोइंग हैज रिलेटिवली हायर परमेबिलिटी अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। हाँ, अब एक चीज़ अगर वो सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस करना चाहता है तो वो क्या है, उस चीज़ के साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि उसका साइज़ कितना है। अब यहाँ पर इनमें से सबसे ज़्यादा छोटा साइज़ किस चीज़ का है, वाटर का है, और दूसरा ये है कि ये हमारे पास ईजिली फिर क्रॉस कर जाता है, ठीक है, मेम्ब्रेन्स को। फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स है। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए फिर क्या है, पंप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कैरियर की। अगर एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिखा होता तो हम कहते हैं पंप। तो यहाँ पर आंसर क्या है, और सेम इसी तरह जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है उसके लिए भी कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीडेज एंजाइम एंड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पेरोक्सिसोम में। अच्छा, फिर है डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स विच वन हैज़ रिलेटिवली हाई डिफ्यूजन कैपेसिटी। इनमें से सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किसकी होती है, वाटर पे, वाटर की सबसे, क्योंकि उसके साइज इनमें से सबसे ज़्यादा छोटी है। व्हेन सोडियम चैनल्स आर कम्प्लीटली ब्लॉक्ड बाय ड्रग्स व्हाट विल हैपन है, नो एक्शन पोटेंशियल। जाहिर है सोडियम चैनल जब ब्लॉक है वोल्टेज गेटेड है ना, तो फिर एक्शन पोटेंशियल कैसे होगा, सोडियम अंदर नहीं जाएगा तो फिर एक्शन पोटेंशियल मतलब डीपोलराइजेशन होगा ही नहीं, माइनस स्टेट में रहेगा सेल हमेशा। मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी है। सेल मेम्ब्रेन कहाँ, सेलेक्टिव परमेबिलिटी। सेलेक्टिव परमेबिलिटी आप लोगों को पता है ना, हम लोग FSC से पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ चीज़ों को एंटर होने देगा सेल के अंदर और कुछ चीज़ों को सेल से बाहर जाने देगा, लेकिन तमाम चीज़ों को क्या है, फ्रीली अलाउ नहीं करेगा अंदर और बाहर जाने के लिए। निचल सब्सटेंस रिलेटेड टू, निचल सब्सटेंस या बॉडी, कल भी हमने पढ़ा था कि इसका ताल्लुक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो न्यूरॉन के सेल बॉडी होता है उसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे राइबोसोम, तो उनको हम नाम दे रहे होते हैं, वो ग्रेन्यूल्स की तरह दिख रहे होते हैं ना, उनको हम कहते हैं निजल बॉडी या निजल सब्सटेंस। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव्ड बाय, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अब यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, एक है अचीव करना, एक होता है मेंटेन करना। अचीव किससे होता है, पोटाशियम इफ्लेक्स है ना, पोटाशियम बाहर निकलेगा तो फिर क्या है, एक्शन पोटेंशियल वापस +10 से -70 तक आएगा ना। तो अचीव कौन करवा रहा है, पोटाशियम का इफ्लेक्स करवा रहा है, ठीक है, अचीव्ड बाय पोटाशियम इफ्लेक्स। जब वो -70 तक आ गया, अब उसको मेंटेन करना है -70 पर, उसको फिर कौन मेंटेन करता है, सोडियम पोटाशियम पंप। वो जो पहले मैंने आपको पढ़ाया कि फिर क्या होगा, 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 पोटाशियम अंदर आएंगे, क्योंकि पोटाशियम सारा बाहर निकल गया ना, तो पोटाशियम 2 अंदर आएंगे और 3 सोडियम बाहर जाएंगे हर साइकिल में, और ATP यूटिलाइज होगा, और ये सोडियम पोटाशियम पंप प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना। तो ये मेंटेन सोडियम पोटाशियम पंप कर रहा है, लेकिन पहले अचीव होता है, अचीव कौन करवा रहा है, पोटाशियम इफ्लेक्स। इनमें कन्फ्यूज नहीं होना आपने। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये होता है प्रोटीन्स, क्योंकि इसमें राइबोसोम होते हैं ना, तो प्रोटीन्स है, सिंपल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ATP। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या था, ATP को बनाना, और गोल्जी बॉडीज़ का फंक्शन क्या होता है, लाइसोसोम को बनाना, और प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स भी करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को भी सिंथेसाइज करता है, विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। लाइसोसोम में क्या होते हैं, हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन्स को, लिपिड्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव ट्रैक। सेल के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक क्या है, लाइसोसोम, और इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं।
पैराक्सिसोम में पेरोक्सीडेजेज होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड स्टीराइड को बनाता है और पैराक्सिसोम को बनाता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाता है। और राइबोसोम क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स करवाता है। राइबोसोम और आरईआर दोनों प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, लिपिड्स बना रहा है, स्टीराइड हार्मोन्स बना रहा है, और पैराक्सिसोम बना रहा है। न्यूक्लियोलस क्या है, राइबोसोम को बना रहा है। कोई पूछे फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम तो वो है न्यूक्लियोलस, लेकिन अगर कोई पूछे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन तो वो है राइबोसोम्स। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। एक है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम को बनाने वाला फैक्ट्री न्यूक्लियोलस है, और प्रोटीन का फैक्ट्री या प्रोटीन को बनाने वाला फैक्ट्री वो फिर राइबोसोम है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सल्यूट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो सल्यूट ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं वो लोअर से हायर कंसनट्रेशन की तरफ, जिसको कहते हैं अप हिल। कहाँ पर है, अच्छा अप हिल नहीं लिखा हुआ तो रिक्वायर्स एनर्जी सी, ये भी ठीक है। फिर है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट टू फीटस थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, हाँ प्लेसेंटा के थ्रू जा रहा है ना फीटस में, और प्लेसेंटा का हमने बार बार पढ़ा हुआ, ग्लूकोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। ये सारा फिर से वही एक्सप्लेनेशन है जो कि बार बार पढ़ा है। लोकल एनेस्थीसिया क्रॉस करता है प्लेसेंटा को थ्रू, वो है सिंपल डिफ्यूजन। लोकल एनेस्थीसिया प्लेसेंटा को सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, लेकिन ग्लूकोज जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करता है या फिर फीटस में ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसकी तरह, फैसिलिटेटेड, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, इसको कैरियर रिक्वायर्ड है, इसका साइज़ छोटा है। लोकल एनेस्थीसिया का लिपिड सॉल्युबल है तो इसको कैरियर रिक्वायर नहीं है, लेकिन एनर्जी दोनों में से किसी को रिक्वायर नहीं है। नर्व फाइबर्स, वाट नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है। अच्छा 20 है, फिर डायरेक्ट 22 इन्होंने दिया हुआ है। बस यहाँ तक ठीक है। ये लेक्चर बहुत लेंथी हो गया, कुछ अगर आपको समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और कोई सजेशन अगर आपने देनी हो तो वो भी आप दे सकते हैं। और बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, फिर इंशाल्लाह कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फिर चैप्टर आप बताया करें ना कि उसके बाद आपको कौन से चैप्टर पे ग्रिप नहीं है, तो उसी चैप्टर पे मैं लेक्चर्स बनाऊंगा, उसके थ्योरी पे भी एमसीक्यूज़ पे भी। थैंक यू।